नमस्कार बच्चों, मैं के त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से अभ्युदय योजना की इस नीट फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसमें कि हम प्रिज्म के बारे में बताएंगे और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे, कुछ और भी आई डिफेक्ट वगैरह की बात करेंगे। तो लास्ट टर्न है हमारा, जिसमें कि पार्ट 3 में ये बता रहा हूँ। जहाँ से मैंने बात छोड़ी थी वहाँ पर से थोड़ी सी बात करके फिर आगे हम लोग प्रिज्म की बात शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारी बात लास्ट टर्न पे हो रही थी क्रोमैटिक एबरेशन के बारे में हो रही थी बात, और हमने आपको बताया था कि जब वाइट लाइट पास करती है किसी प्रिज्म से, रिफ्रैक्शन होता है, तो आप जानते हैं वेवलेंथ ज़्यादा किसकी होती है, रेड कलर की होती है, तो उसकी टर्निंग कम होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टर्निंग वॉयलेट कलर की ज़्यादा हो जाती है, सो दैट फोकल लेंथ वॉयलेट कलर का कम होता है और रेड कलर का ज़्यादा होता है। और यही डिफरेंस जो आप देख पा रहे हैं, दैट अल्फा माइनस एफ वी, इसे ही हम लोग ओमेगा एफ वाई, वाई क्या है, इसका मीन है, दोनों कलर के बीच में पड़ता है बिल्कुल सेंटर पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस था, रेस किधर से आ रहे थे, इनफिनिटी से अगर आ रहे थे, तो ऐसे में क्रोमैटिक एबरेशन क्या था, फोकल लेंथ रेड और वॉयलेट का जो डिफरेंस था उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे थे, इस पार्ट को क्या कह रहे थे, क्रोमैटिक एबरेशन। तो ये क्या था, लॉन्गिट्यूडनल बात हो रही थी ना, यहाँ पर ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल। तो इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल जैसे था वैसे ही क्या था, लेटरल भी था। अब लेटरल के केस में भी देख लीजिए क्या होता है, लेटरल क्रोमैटिक एबरेशन है ना, एबरेशन। देखिए इसमें क्या था कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर सपोज आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए ऑब्जेक्ट था और ये पैरेलल जाने वाला रे किधर से जा रहा था, फोकस से जाएगा, लेकिन डिफरेंट कलर की फोकल लेंथ अलग अलग है, सो दैट वॉयलेट कलर का टर्निंग ज्यादा हो जाएगा और रेड कलर सपोज यहां से टर्निंग ले रहा है, और वॉयलेट कलर आप देख सकते हैं कि इसकी टर्निंग ज्यादा हो जाएगी। तो वॉयलेट कलर की टर्निंग ज्यादा, रेड कलर की टर्निंग कम हो रही है, जिसकी वजह से एक तो आप देख सकते हैं एक तो रे ये जाएगी, देखिए ये जाएगी सीधा ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी, और दूसरा रे यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरेलल जाने के बाद किधर से, फोकस से चला जाएगा। तो थोड़ा सा ये फिगर बड़ा जरूर बन रहा है, लेकिन मैं इसे एडजस्ट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर इमेज बन रही है, किसकी वजह से, रेड कलर के लिए। ओके, और आपको बताएं कि वॉयलेट कलर का फोकल लेंथ कुछ और होगा, तो ये ज्यादा टर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए एक भी ये जा रही थी, दूसरा, तो ये इमेज यहाँ पर इसकी बन जा रही है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, जो ये देख सकते हैं इमेज बनेगी इस तरह से, है ना, ये इधर से उल्टा और उल्टा ले रहे थे यहाँ पर, तो ये सीधा। तो ये देख रहे थे कि हाइट ऑफ इमेज वॉयलेट कलर के लिए और हाइट ऑफ इमेज रेड कलर के लिए, डिफरेंट कलर के फोकल लेंथ अलग अलग होने की वजह से इन दोनों का देख रहे, एक यहाँ पर जल्दी टर्न हो गया फोकस इसका वॉयलेट के लिए और ये रेड के लिए था, तो ये यहाँ पर इमेज बन रही। अब आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर डिफरेंस हो गया, ये जो आप देख पा रहे हैं लेटरल, यही तो है हाइट ऑफ इमेज। अच्छा एक बात देखिए, मैग्निफिकेशन के लिए हम आपको बता दें कितना ले रहे थे, f/f+
U। तो अभी देखिए जब फोकल लेंथ अलग अलग होंगे रेड और वॉयलेट के, तो निश्चित रूप से मैग्निफिकेशन भी उनका अलग अलग होगा, तो डिफरेंट कलर के लिए हाइट भी डिफरेंट आ जाएंगे। तो यहां पर ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है दैट HR माइनस HV, इस फैक्टर को याद रखिएगा। वॉयलेट कलर से हाइट कम बना, रेड कलर के टर्निंग से ज्यादा हाइट इमेज का बन रहा है। तो यही जो डिफरेंस है इसको हम लोग क्या कह रहे थे, लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन कह रहे थे। ये इतना हो जाएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी बात थी। अब आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस परेशानी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेंसेस को कांटेक्ट में रखते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं कि हमें यहाँ पर डिफरेंट कलर के जो आप देख रहे थे, लेटरल में था ये, आप जो देख रहे थे, और लॉन्गिट्यूडनल में भी था, तो इनको हम लोग चाहते हैं कि डिफरेंट कलर्स एक ही जगह पर इमेज बना दें, एक ही पॉइंट पर इमेज बना दें। तो इस बात को, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, एक्रोमेटिज्म कहेंगे। एक्रोमेटिज्म में क्या होगा, यहाँ पर 2 और मोर lenses are combined together to form, इस तरह का एक लेंस बना देते हैं कि यहाँ पर combination produces images of different colors at same point। तो इसके लिए एक बात बस आपको ये याद रखनी है कि देखिए डिस्पर्सिव पावर मैंने बताया था, आगे भी इस पर बात करूंगा जब मैं प्रिज्म बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर इतना बता देता हूँ कि डिस्पर्सिव पावर अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है, फोकल लेंथ डिफरेंट लेंसेस के लिए F1 और F2 है, तो ये कंडीशन एक आप याद रखिए यहाँ पर। इससे क्या होगा, एक्रोमेटिज्म के लिए यहां पर एक कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म, कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म, ये याद रखिएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा और अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, -F1/F2। अब देखिए दो डिफरेंट कलर के दो डिफरेंट ग्लासेस हम इसके लिए ले लेते हैं, जिनको कि नाम आप आगे पढ़ेंगे भी, और अगर डिटेल में आप जाएंगे तो हम तो उतना डिटेल में जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टाइम की एक शॉर्टेज होगी। लेकिन आपको हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो हमारे लेंसेज हैं तो इनको एक यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग जो दो लेंसेज ले रहे हैं तो डिस्पर्सिव पावर एक राउंड ग्लास और ये होता फ्लिंट ग्लास होते हैं। अब देखिए अगर हम सेम ग्लास ही ले लेते हैं, दोनों लेंसेज का जो कॉम्बिनेशन है वो सेम ग्लास लेते हैं, तो उसमें दिक्कत ये आ जाएगी कि दोनों के लिए ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अगर सेम हो जाएंगे तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 कॉमन लेके कैंसिल हुआ, F1 और ये इस तरह से। और ये कंबाइंड फोकल लेंथ के लिए आप जानते हैं 1/f इज इक्वल टू इतना, तो F कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हो गया कि दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन प्लेन ग्लास की तरह से बिहेव करने लग जाएगा, तो वो तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि ओमेगा 1 शुड नॉट बी इक्वल टू ओमेगा 2, मतलब दोनों ग्लास डिफरेंट होनी चाहिए। इसीलिए हम एक क्राउन ग्लास ले लेते हैं जिसके लिए ओमेगा ये C बता रहे हैं, और दूसरा फ्लिंट ग्लास ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन में एक ले लेते हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस ले लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों का कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग होना चाहिए। तो कन्वर्जिंग होगा कभी जबकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कम हो, और फोकल लेंथ अगर कम हो तो डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होनी चाहिए। सिंपल सी बात है,
तो होता क्या है कि डिस्पर्सिव पावर फ्लिंट ग्लास के लिए ज्यादा होता है किससे, क्राउन ग्लास से। तो आप देख लीजिए यहां पर डिस्पर्सिव पावर ज्यादा मींस फोकल लेंथ कम हो जाएगा। यहां पर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इसके लिए कम हो जाएगा। और हमें कम फोकल लेंथ चाहिए तो जब कन्वर्जिंग हो, कम फोकल लेंथ का मतलब कन्वर्जिंग ज्यादा होगा, तो कन्वर्जिंग बिहेवियर चाहिए कॉम्बिनेशन का। इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कम होना चाहिए। ज्यादा फोकल लेंथ का मतलब कन्वर्स नहीं हो रहा है ज्यादा, तो कम फोकल लेंथ का मतलब हो गया कि वो कन्वर्जिंग होना चाहिए। और कन्वर्जिंग के लिए हम लोग फ्लिंट ग्लास का देख पा रहे हैं कि डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होता है देन क्राउन ग्लास। तो हमें कॉन्वेक्स किसका लेना चाहिए, कॉन्वेक्स लेना चाहिए हमेशा किसका, फ्लिंट। ये किसके लिए, फ्लिंट ग्लास लेना चाहिए। और वेयरएज कॉनकेव कैसा लेना चाहिए, क्राउन ग्लास लेना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इस तरह से हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। एक्रोमेटिज्म आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। अब चलिए अपने मेन टॉपिक पर आगे आ जाते हैं, जिसको कि हम लोगों ने यहाँ पर आज करना है, और वो है प्रिज्म। तो प्रिज्म आपने डिफरेंट शेप के देखे हैं और पढ़ भी लीजिएगा। तमाम तरीके के कोई भी शेप हो सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो लैब में आपने यूज किया होगा उसकी बात कर रहे हैं। उस प्रिज्म में 5 फेसेस होते हैं और हम इसका फ्रंट हिस्सा ये दिखला रहे हैं प्रिज्म का। और ये देखिए यहाँ पर प्रिज्म एंगल कहला रहा है, ये जो बना हुआ है ये ग्लास मेड मटेरियल जो भी है, ये इंसिडेंट रे यहाँ पर से जा रहा है। तो इंसिडेंट रे ये व्हाइट लाइट का जब इसमें से इस पर पड़ रहा है और अंदर इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, रेयर टू डेंसर मीडियम जा रहा है, और उसके बाद में फिर से इसमें यहाँ पर डेंसर से रेयर में जाता है, तो 2 बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाता है। और इसके बारे में आप ये समझिए कि ये इमर्जेंट रे इस तरह से निकलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेविएशन इतना हो गया, ये इतना डेविएट कर गया अपने पाथ से, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। और ये यहाँ पर नॉर्मल था, नॉर्मल से आई बन रहा था, और ये देख रहे थे कि यहाँ पर रे इस तरह से निकला हुआ है, तो ये यहाँ पर एंगल आर बना है, ये R1 था। और फिर उसके बाद में ये रे जब इस सरफेस पर पड़ती तो इसके लिए यहाँ पर नॉर्मल है, तो ये R2 था, और ये रे बाहर यहाँ से निकल गई। तो आपने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो किया हुआ है उसके बारे में याद कीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल, ग्लास मटेरियल कितना है, साइन ऑफ आई अपॉन साइन आर होता है ना, तो यहाँ पर a प्लस डेल्टा m अपॉन 2, और ये यहाँ पर साइन a/2। ये आप लोगों ने पिछले क्लास में किया हुआ है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसमें बीच में एक छोटी सी बात आई थी टॉपिक में, वो हम आप लोगों को ज़रूर याद दिलाना चाहेंगे। ये मिनिमम डेविएशन बच्चों, यहाँ पर डिफरेंट आई के लिए डेविएशंस अलग अलग होंगे, और किसी एक समय पर डेविएशन एंगल ये मिनिमम है। मैं उसको अगर ग्राफ भी आपको याद दिलाऊं तो देखिए, कुछ आई इस तरफ को अगर आप ले रहे थे एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन इस तरफ ले रहे थे, तो ये ग्राफ आप लोगों ने देखा था। तो ये हाइट जो आप देख रहे हैं, ये डेविएशन आई इतने पर है, तो ये यहाँ पर मिनिमम डेविएशन आपको दिखला रहा था, कितना, डेल्टा एम। ये वही है, और ये प्रिज्म एंगल है ए आपको जो दिखलाई दे रहा है। अब हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मिनिमम डेविएशन के लिए ए मतलब प्रिज्म एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन, तो ए शुड बी 10 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और जब ए छोटा होगा तो आप जानते हैं साइन 0 0 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
ए प्लस डेल्टा एम अपॉन ए बाई टू, मतलब साइन थीटा इज थीटा, ये वाली बात लगा रहे हैं फॉर स्मॉल एंगल। तो आप देख सकते हैं कि ये यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो रहा था, सो दैट म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन ए, और ये हो जाएगा म्यू ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, दैट इज डेल्टा एम आपको ये मिल गया म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये मिनिमम डेविएशन के लिए एक रिलेशन है, आप लोग इसे यूज भी करते रहे, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको 2 कंडीशंस बताना चाह रहा हूं, उनको जरा सा ध्यान से देखेंगे। एक बात बच्चों इसमें याद रखिएगा, मैं समय समय पर यूज करूंगा कि यहां पर ये जो R1 और R2 इज इक्वल टू ए होता है डेरिवेशन के समय पर आपने किया हुआ है, इसका हम यूज करेंगे। डेरिवेशन तो यहाँ पर हम दे नहीं सकते आपको, तो क्योंकि हमें तो यहाँ पर तमाम सी चीज़ें आपको ब्रीफली बतानी है, और हमारा जो एम है वो नीट का है जहाँ पर डेरिवेशन से इसका मतलब नहीं, लेकिन आप लोग इसको समझ जरूर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हैं। तो सबसे पहले कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, ये जो डेविएशन हुआ है ये डेल्टा है, इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती थी, यही कि नॉर्मल से मैक्सिमम हट करके ये इसी सरफेस से निकल जाता। तो यहां पर इसके लिए आप कह सकते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, तो उसके लिए देखिए मैं फिगर भी बनाऊंगा। मैक्सिमम डेविएशन, तो आप देख सकते हैं यहां पर इस प्रिज्म के लिए ये देखिए नॉर्मल से एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको यहां पर हम कह रहे हैं कि डेविएशन ये हो जाए। देखिए नॉर्मल, ये नॉर्मल से मैक्सिमम डेविएशन मीन्स यहां पर कितना हो जाए, डेंसर से रेयर जब निकल रहा है तो ये कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए इमर्जेंट रे यहां पर। तो ऐसे में इसको सपोज कीजिए कि हम आई एंगल नाम दे रहे हैं, आई जी से इसको दिखला ले रहे हैं, और ये देखिए इमर्जेंट रे गया हुआ है, ये यहां से सरफेस से निकला। ये मैक्सिमम डेविएशन की बात हमने आपको बताई। तो इसकी एक क्या कंडीशन है, ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आपको ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हम आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, और उसके यूज से देखिए हम इस आई जी और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इसमें एक रिलेशन आप लोगों को देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ। पहले इन दोनों सरफेस के लिए यहां पर लगाएंगे। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एंगल विद द नॉर्मल, रे है एंगल बिटवीन रे एंड नॉर्मल। तो यहां पर कितना है साइन ऑफ आई जी इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये तो एयर मीडियम है। और दूसरे मीडियम के लिए देखिए यहां पर ये जो आप देख पा रहे हैं कितना R1 सपोज। तो यहां पर स्नेल्स लॉ यूज कर रहे थे क्या, साइन आई जी इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस, और सेकेंड मीडियम में क्या साइन ऑफ R1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है सपोज, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मैंने ये लिया हुआ है ना। अब यहां पर देखिए R1 के प्लेस के लिए यहां पर हम लोग वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर देख सकते हैं हम लोग R1। अच्छा जरा सा पहले इसकी भी बात कर लें, इन दोनों के सरफेसेस के लिए बात कर लें। AC पर, AC सरफेस के लिए डेंसर टू रेयर जा रहे थे, तो साइन ऑफ कितना R2 इंटू म्यू इज इक्वल टू
साइन ऑफ 90 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का तो 1 ही है और साइन 90 भी 1। तो यहां पर आप देख सकते हैं साइन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं 1 अपॉन म्यू कितना होता है, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो ये R2 इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, थीटा से सपोज क्रिटिकल एंगल है। और वैसे भी आप समझ लीजिए कि 90 डिग्री पर अगर यहाँ पर एक डेंसर से रेयर में जा रहा है तो ये पक्की बात है कि कौन सा एंगल रहा होगा, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पहले जो मैंने क्रिटिकल एंगल बताया था। तो R2 मस्ट बी थीटा से। अब देखिए जरा सा, नाउ वी नो दैट R1 प्लस R2 मैंने कहा था मैं लूंगा, यहां पर लिख लेता हूं, देखिए R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो आप देख सकते हैं R1 इज इक्वल टू A माइनस R2, R2 को यहां पर इससे देखिए रिप्लेस कर दिया माइनस थीटा C। तो ये R1 का वैल्यू निकला है। अब यहां पर फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो साइन ऑफ IG इज इक्वल टू साइन ऑफ R1 के प्लेस पर हम रखते हैं A माइनस थीटा C इंटू म्यू भी चल रहा है तो म्यू को इधर लिख लेंगे। सो म्यू साइन A कॉस थीटा C माइनस कॉस A साइन थीटा C, साइन A माइनस B फॉर्मूला लगा दिया सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का। और अब आप देख सकते हैं म्यू साइन A, देखिए साइन थीटा C को कितना लिखेंगे हम लोग, 1 अपॉन म्यू, तो कॉस A इंटू 1 अपॉन म्यू, ये साइन थीटा C की जगह। और अगर साइन थीटा C 1 अपॉन म्यू है तो ट्रिग्नोमेट्री से आप इसे निकाल सकते हैं कॉस थीटा C के लिए, दैट इज म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये म्यू कॉमन लेके इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए साइन ऑफ IG इज इक्वल टू साइन A इंटू म्यू स्क्वायर माइनस 1, देख रहे हैं ये माइनस कॉस A, और IG इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन A इंटू दैट इज अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 साइन A माइनस कॉस A। ये आप यहाँ पर कंडीशन है, मैंने जो बताया था कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होना चाहिए तब जाकर के ये रे क्या होगा, बिल्कुल सरफेस से मैक्सिमम डेविएशन इसका होगा। यहाँ पर इसको IG को हम लोग ग्रेजिंग इमर्जेंस भी बोल देते हैं ना, ग्रेजिंग एंगल बोल देते हैं। इंसिडेंस एंगल कितना, ये IG, ये जो है ग्रेजिंग एंगल, ये इतना वैल्यू इसका होना चाहिए। ओके, प्लीज इसको देखिए अच्छे से। अब चलिए आगे चलते हैं, एक और बात आपको बता दें कि इमर्जेंट हो ही ना, सरफेस से भी न जाने के बजाय यहां पर क्या हो जाए, अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, दैट इज ये रे इसी मीडियम में अंदर रह जाए, बाहर जाने की बात ही ना हो, तो नो इमरजेंस कंडीशन इसको हम लोग कहेंगे। लेकिन इसके लिए यहां पर देखिए आई जो हमारा कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम एंगल इसका हम लोग बढ़ाते जाएं, और ऐसा एंगल यहाँ पर ये 90 डिग्री मैक्सिमम आई को कितना ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये रे अंदर ही रह जाए, तो उसके लिए कंडीशन कितनी है वो आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। और वो कंडीशन क्या है उसको जरा सा देखिए कि व्यू में और एंगल ऑफ प्रिज्म में एक कंडीशन है, वो भी इम्पोर्टेंट है, जरा सा ध्यान दीजिए इसको। तो हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, अभी तो यहाँ पर था मैक्सिमम इमरजेंस यहाँ पर हो रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, नो इमरजेंस कंडीशन। तो नो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आ सकती है ये बात है ना, नो इमरजेंस
कंडीशन। और इसके लिए फिर वही बात है कि मैं कह रहा हूं कि आई कितना हो, मैक्सिमम मान लेते हैं, उसका वैल्यू कितना हो सकता है, 90 हो सकता है। तो यहां पर देखिए कि आई के मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग 90, ये देखिए नॉर्मल रहा, और ये इंसिडेंट अब की बार इधर से ये यहां पर आई कितना है, 90 डिग्री। तो जब ये 90 है तो ऐसे में ये जो R1 है, इन दोनों के लिए जरा सा ध्यान दीजिए, आप यहां पर कंडीशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ लगा दीजिए जरा सा। देखिए यहां पर साइन ऑफ 90 इंटू कितना, 1 ही तो है। देख लीजिए आई यहां पर जब 90 है, लेट ऐसे कर लीजिए, लेट आई मैक्सिमम कितना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए जब आप यहां पर स्नेल्स लॉ लगा देंगे तो इससे आपको क्या हो जाएगा, कंडीशन मिल जाएगी। क्या देखिए, साइन ऑफ 90 स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और सेकेंड मीडियम में साइन ऑफ R1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना है, म्यू। तो ये मिल रहा है साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू 1/म्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइन थीटा सी है, दैट इज, ये आप लोग कंडीशन देख लीजिए, इसके लिए यहां पर मिल जा रहा है। तो दोनों से देखिए साइन R1 इज इक्वल टू साइन थीटा सी, सो R1 इज इक्वल टू थीटा सी, ये मिल गया। और वैसे भी आप समझ लीजिए कि अगर उल्टा देखिए, यहां से रिवर्स कीजिए, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे थे, तो ये एंगल जब क्रिटिकल एंगल रहा होगा तभी तो ये, अगर ये यहां से इधर को जाती तो इस तरफ से निकलती, तो अभी बताया था मैंने वहां पर। तो ठीक उसी तरीके से यहां पर है कि ये R1 क्या रहा होगा, क्रिटिकल एंगल रहा होगा। अब देखिए हम लोग जान रहे थे प्रिज्म के लिए R1 R2, ये अब देखिए यहां पर बात कर लेते हैं, इस जगह पर नॉर्मल और ये एंगल हमारा R2 हो गया, और हम चाहते हैं कि नो इमरजेंस, इसका मतलब है कि रे इसी मीडियम में अंदर रह जाए, बाहर जाने की बात ही ना हो। ये तो मैक्सिमम वाली कंडीशन थी 90 डिग्री यहां पर से। तो अब देख लीजिए इसके लिए आप क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है। लेकिन हम आपको यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि इस कंडीशन में जो आप देख पा रहे हैं कि R1 R2, एक तो हमें ये मिल गया, ठीक है। अब हम अगर R2 के बारे में बात करें तो R2 के लिए आप क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जबकि R2, देखिए पहले ये लगाइए, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन R2 मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। R2 क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा होगा तभी तो ये रे डेंसर से रेयर में जा ही नहीं पाएगी, उसी में रह जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब R1 और R2 को जरा ऐड कर दीजिए, R1 प्लस R2, ये इक्वल है, ये ग्रेटर है दोनों, तो यहाँ पर ग्रेटर ही हो जाएगा थीटा सी प्लस थीटा सी। और ये हम लोग जानते हैं कितना होता है, A इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी, विच मीन्स यहाँ पर अब आप क्या कह सकते हैं, दैट A/2 कितना, A/2, देखिए A/2 इज ग्रेटर देन थीटा सी। और आप कह सकते हैं इसे, और साइन A/2 इज इक्वल टू साइन थीटा सी, और इसे आप कह सकते हैं 1/म्यू। तो यही कंडीशन हो गई दैट म्यू इज इक्वल टू 1/साइन A/2, और इसी को कह सकते हैं कोसेक A/2। तो म्यू मस्ट बी इक्वल टू कोसेक A/2। दिस इज कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। तो यहां पर रे मैक्सिमम आई को कितना आप ले जा सकते थे, 90 तक ले जा सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये अंदर रह जाए तो ऐसा तभी पॉसिबल है जबकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम cos ऑफ
हाफ प्रिज्म एंगल। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस आपके सामने मैंने प्रिज्म के बारे में बताई हैं। अब यहाँ पर प्रिज्म से हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन में देखिए क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पड़ता है बच्चों, तो ये होता है अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाता है, दैट इज 7 कलर्स में ये टूट जाता है। और सबसे ज्यादा डेविएशन आप देखते हैं वॉयलेट के लिए होता है। वॉयलेट का विबग्योर आपको याद होगा, सबसे ज्यादा डेविएशन, रेड का डेविएशन सबसे कम हो रहा होता है। तो ये अपने कलर में, रंगों में टूट जाना, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्सन। ओके, अपने जो 7 कलर्स हैं उनमें ये स्प्लिट हो जाना। तो यहाँ पर हम लोग छोटी सी बात करेंगे किसके बारे में, एंगुलर, पहले डिस्पर्सन की बात कर लेते चलिए, फिर हम लोग इस पर एंगुलर डिस्पर्सन की बात करेंगे। तो देखिए dispersion of light, okay, dispersion of light। तो जल्दी से देखिए, बस वही बात है कि यहाँ पर एक प्रिज्म बना लिया जाए और उससे व्हाइट लाइट जब हम डालते हैं तो देख सकते हैं कि ये अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं। ओके, और एक ये, तो जिसको कि आप लोग विबग्योर का नाम दे देते हैं। ओके, तो ये आप देख रहे थे, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कह देते हैं। स्प्लिट इनटू 7 कलर, व्हाइट लाइट जो भी पास करते, 2 बार इसका यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस सरफेस से, इस सरफेस से। और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हो रहा है, ये जो एंगल जो हमने बताया था ना डेविएशन, तो सबसे ज्यादा डेविएशन देखिए वॉयलेट का हो रहा है, और सबसे कम डेविएशन किसका हो रहा है, रेड का हो रहा है। तो रेड के लिए सबसे कम डेविएशन और वॉयलेट के लिए सबसे ज़्यादा डेविएशन यहाँ पर हो पा रहा है। अब हमने आप लोगों से बात करी थी कि हम आपको डिस्पर्सिव पावर बताएंगे। तो डिस्पर्सिव पावर बताने से पहले हम आप लोगों को एंगुलर यहाँ पर डिस्पर्सन बताना चाह रहे हैं। तो एंगुलर डिस्पर्सन को देख लीजिए, आपको बताएंगे यही होता है एंगुलर डिस्पर्सन थीटा से हम लोग दिखला रहे हैं। और सबसे ज्यादा डिविएशन आप देख रहे थे किसका हो रहा था, वॉयलेट का, और सबसे कम रेड का। तो इसी डिफरेंस को यहाँ पर क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्पर्सन कहेंगे। और आप लोग जानते हैं कि इनके वैल्यूज कितना कितना होते हैं, अभी हमने मिनिमम डेविएशन बताया था। तो उसके लिए कितना, अगर आप यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से ले रहे हैं, तो वॉयलेट के लिए देखिए म्यू वी और म्यू वी -1 इंटू ए, और इसके लिए म्यू आर -1 इंटू ए। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा म्यू वी माइनस इंटू ए, और ये ए कैंसिल हो जाएगा, और म्यू आर इंटू ए। ये आपको मिल जा रहा है क्या, एंगुलर डिस्पर्सन। और हम आपको बताना चाहेंगे कि डिस्पर्सिव पावर जो मैंने कहा था, आगे बात करेंगे। तो डिस्पर्सिव पावर देखिए ओमेगा लेटर से हम दिखलाते हैं, और ये क्या होता है, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द, ये जो येलो कलर है, एक्चुअली दोनों का क्या होता है, रेड और वॉयलेट का मीन वैल्यू होता है ये, है ना। तो इसको डेविएशन ऑफ येलो या मीन कलर जो है, तो आप देख लीजिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अगर यहाँ पर रख देते हैं, तो ये म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए,
और ये येलो के लिए म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए कैंसिल हो रहा था, तो ये आपको मिल जा रहा था क्या, डिस्पर्सिव पावर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं वॉयलेट रेड और येलो कलर के लिए, जहां पर मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाह रहा हूं दैट येलो कलर के लिए देखिए म्यू वाई इज इक्वल टू म्यू वी प्लस, यहां पर लिखते साफ साफ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, इस जगह पर लिखते देखिए ये, हाँ, म्यू वाई इज इक्वल टू म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर क्या है, मीन वैल्यू है, इसके लिए मीन कलर भी इसको हम लोग कह सकते हैं। देखिए मीन कलर, उसके लिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। तो ये था ऑल अबाउट डिस्पर्सिव पावर। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करना चाह रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो चलिए करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम लोग सबसे पहले आपको बताएंगे, देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, सिंपल माइक्रोस्कोप, देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसके बाद में टेलीस्कोप। तो अभी देखिए तो यहां पर आपको सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बताऊंगा। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो सबसे पहले ये जानिए कि मैग्नीफाइंग पावर क्या है। एक्चुअली पावर, मैग्नीफाइंग पावर इज द फैक्टर, और जिस फैक्टर की वजह से हमें अपने आंख के रेटिना पर एनलार्ज इमेज मिल जाता है। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर इज नथिंग बट, यहाँ पर इमेज जो हमें सबसे पहले क्या, रेशियो ऑफ, है ना, रेशियो ऑफ क्या, रेशियो निकाल देंगे। तो विजुअल एंगल के बारे में आप लोग जानते हैं, अपने क्लास 12 में पढ़ा है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आंख पर जो एंगल उसका बनता है, और ऑब्जेक्ट छोटा क्यों दिखाई देता है, दूर होगा तो वो एंगल छोटा बनेगा। तो विजुअल एंगल जो होता है ऑब्जेक्ट से जो बनता है ना। तो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, ये ऊपर हमेशा तो फाइनल इमेज रखेंगे। और रेशियो किसके साथ में, तो इट इज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, है ना। और दूसरा क्या है यहाँ पर, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। तो दोनों में फर्क है। देखिए ये इतना चीज तो सेम रहेगा टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में। तो यहाँ अच्छा बस इतना याद रखना है कि विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज टू द विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर माइक्रोस्कोप के केस में ऑब्जेक्ट जब आपने बोल दिया है तो उसमें आप इतनी बात याद रखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस d, एट डिस्टेंस d। और ये तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को d डिस्टेंस पर रखने के लिए विजुअल एंगल लेंगे हम लोग। लेकिन टेलीस्कोप के केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द इमेज टू द विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन। देखिए जो भी दूर की चीजें हम लोग देख रहे हैं, नेकेड आई से देख रहे हैं, उस समय पर कितना एंगल बन रहा है, तो फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, है ना, डायरेक्टली सीन, है ना, डायरेक्टली सीन फ्रॉम द नेकेड आई। तो मैग्नीफाइंग पावर आप लिख सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर कितना लिखेंगे, visual angle formed by image to the visual angle formed by object when
kept at a distance d, ये तो क्या है, माइक्रोस्कोप, ये उसके लिए, माइक्रोस्कोप के लिए। और इसी तरह से मैंने बताया टेलीस्कोप के केस में क्या होगा, तो माइक्रोस्कोप हो गया, तो टेलीस्कोप का भी देख लीजिए, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ क्या, टेलीस्कोप। तो इसके लिए भी वही बात चलेगी कि विजुअल एंगल formed by image to the visual angle formed by object when seen from naked eye, ये जरूर याद रखेंगे, directly seen from naked eye, directly seen from naked eye, ये बात आप लोग से नोट कर लीजिए छोटे से। अब चलिए चलते हैं किस पे, माइक्रोस्कोप, और कौन सा, वो भी सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करने जा रहे हैं। तो भाई सिंपल माइक्रोस्कोप मैंने आप लोगों को बताया था कि मैग्नीफाइंग जो ग्लास था उसी को यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम मैंने दिया। और इसमें देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट आपने फोकस के अंदर रखा है तो उसकी इमेज उसी तरफ में, लास्ट वाली जो कंडीशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैंने बताई थी, उसी कंडीशन को आपने यहाँ पर ध्यान देना है। तो बस इतनी सी बात है कि देखिए सिंपल तो मैंने कहा कि ये आपने इसमें ध्यान दे लीजिए, ये ऑब्जेक्ट आपने रखा है फोकस के अंदर, तो ये ले जाने के बाद किधर को, थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए, फोकस के अंदर रखा हुआ है आपने इसको, तो यहाँ से ये फोकस से चलेगी, ये यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और दूसरा ये ऑप्टिकल सेंटर से, तो नेचुरली ये यहाँ पर फैल रहे हैं। तो इस तरफ में प्रोड्यूस करने पर आप देखिए ये यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है, ठीक है, ये जो सेम साइड उसी तरफ में इमेज बन रहा है इसका जो देख पा रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट और उसका जो मैंने बताया था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो ऐसे में देखिए ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये बन रहा है एंगल थीटा बन रहा है, इमेज आपके सामने है यहाँ पर। तो मैग्नीफाइंग पावर, इसका दो कंडीशंस हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। When final image is formed at infinity, फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे बनता बच्चों, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता, फोकस पर होता है। ऐसे में ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता, फोकस पर होता। हम आपको ये चीज दिखलाना चाह रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह से। तो अभी देख लीजिए इस कंडीशन में आपको यहाँ पर, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट को फोकस पर ले आए तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर u को आप किससे, f से दिखला सकते हैं, एनी हाउ। तो m पहली कंडीशन है, m इनफाइनाइट हम लिख रहे हैं, और इसका वैल्यू सीधे सीधे याद रखिएगा कि इमेज के लिए हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर d डिस्टेंस पर है ना, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट एट डिस्टेंस d, तो यहाँ पर ये d अपॉन f, इसको यहाँ पर नोट कर लिया जाए। अब देखिए
दूसरी कंडीशन आपको बताना चाह रहा हूँ, तो ये क्या है, ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट है। ये क्या है, नॉर्मल है। आपको बस एम जानने हैं माइक्रोस्कोप के और टेलीस्कोप के लिए, एम की ही वैल्यू आपको जानना है। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस डी पर देखिए है, तो उस केस में आपको मैग्निफिकेशन, जो मैग्नीफाइंग पावर है, इसके लिए आपको क्या कर देना, बस याद रखने के लिए आपको इतना बता रहा हूं, व्हेन, भाई एक बात देखिए, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन जाए, या दूसरा केस क्या है कि फाइनल इमेज कहां पर, डी पर बन जाए। तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, तभी यहां पर उसके लिए आप तो एम डी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एम डी। और मैंने कहा इसी वैल्यू में 1 प्लस डी ऑन एफ, इतना कह देंगे इसे। ये इतनी बात आप नोट कर लीजिए। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का केस मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपने उसका फिगर तो बनाना याद ही होगा, और उसी से हम लोग यहाँ पर हेल्प ले रहे हैं। तो आप देख रहे थे कि एक यहाँ पर आई पीस है, सॉरी ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव जो आप देख पा रहे हैं, और ऑब्जेक्ट ये इसके पास में रखा हुआ है। ये इमेज यहाँ पर से जा करके कितना फोकस से ये गया, और ये इस तरह ऑप्टिकल सेंटर से गया, ये इमेज बन गया पहला इमेज। ये यू था और ये क्या था, वीओ था, है ना। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस बन पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आई पीस जो कि दूसरा लेंस है हमारा, उसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगा पहला इमेज। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर देखिए ये इमेज जो पहला वाला बन रहा था, इसके फोकस के अंदर हो, तो फोकस इसका इससे ज्यादा ही होना चाहिए, ये देखिए। और ये यहाँ पर जो एफई है देख पा रहे हैं, तो पहले जाने वाला किधर से, फोकस से जाएगा, दूसरा किधर से, ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, और ये दोनों यहाँ पर डाइवर्ट हो रहे हैं। तो पीछे की तरफ में आपने इसे प्रोड्यूस कर दिया था, और ये देख रहे थे कि इमेज यहाँ पर बन रहा था, फाइनल इमेज बन रहा था। तो इस बात को अगर आप लोग ध्यान दें कि सपोज ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और ये उसका पहला इमेज बन गया था, H1 का नाम दे लीजिए, ऑब्जेक्टिव आई पीस आपके सामने है। ये यहाँ पर फोकस इसका, ये फोकस से जा रही थी पैरेलल आने वाली रे, तो ये FO हो गया है। और ये यहाँ पर इसके लिए किसका काम हो रहा है, UE ले सकते हैं, आई पीस है ना, तो आई पीस ये पहला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, और ये आपने FE ले ही रखा। अब जो इमेज बना है जा करके, इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर पूरा आकर बना। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस यही L है, और इसको हम लोग लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं, यहाँ से और इस जगह तक, लेंस टू लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो कंडीशंस बनेंगी, दो कंडीशंस यहाँ पर भी आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहली कंडीशन यहाँ पर देख लीजिए, तो आपको यहाँ पर पहले तो ये जानना है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है ना।
माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इसके लिए आप सिंपली एमओ इंटू एमई याद रखिएगा, मैग्नीफाइंग पावर। और आपको हम बताना चाहेंगे कि देखिए एमओ क्या होगा, वीओ अपॉन यू। भाई इमेज को हमेशा याद रखिए, रेशियो क्या होता है इमेज का, वी अपॉन यू, यही तो आप करते आ रहे हैं, सिंपल सी बात सोचने के लिए बता रहे हैं। तो यहां पर इसके लिए क्या कह लेंगे, वीओ अपॉन यूओ कह लेंगे। देखिए वीओ अपॉन यू, और इसको आप क्या कह देंगे, यहां पर भी देखिए एमई को क्या है, ये आई पीस के लिए है, तो आई पीस के लिए आप इसका वैल्यू क्या ले लेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट डी और यू, इसको ले लेंगे। तो एक्चुअली ये मैग्नीफाइंग पावर ये क्या है हमारा, कि एमओ आई ऑब्जेक्टिव के लिए और ये आई पीस के लिए, याद रखने के लिए बता रहा हूं। और व्हेन, देखिए पहली कंडीशन, when the final image is at infinity, तो जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे होगा भैया, तो u क्या हो जाएगा, f में ही तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस u को आप क्या कह दोगे, बस f कह दो। याद करिए, ये मैं तरीके से बता रहा हूँ, टेक्निकली आप याद रखिए, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इन सब में, किसमें क्या था क्या नहीं था। बस ये याद रखिए, मैं एमओ इंटू एमई से भी जाना जाता है इसको, उसका वैल्यू आपको याद दिलाएगा कि वीओ अपॉन यू ऑब्जेक्टिव के लिए, एमई क्या है आई पीस के लिए, जो आप देख पा रहे हैं ये, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव। तो ये देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर डी डिस्टेंस पे बन रहा है इमेज, तो इमेज अपॉन ये यूई जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि व्हेन द फाइनल इमेज, ये तो आपने देख ही लिया, कहाँ पर बन रहा है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के लिए ये आप लेंगे क्या, मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, वीओ अपॉन यूओ तो रहेगा ही रहेगा, ये डी भी रहेगा, बस ये यूई किस में बदल जाएगा, एफ में बदल जाएगा। कई बार हमारी आपकी बात हो चुकी है, ये देखिए। और अगर यहाँ पर इमेज के लिए दूसरी कंडीशन, अच्छा एक बात पहले आप यहाँ पर जान लीजिए, इस कंडीशन में इसका लेंथ क्या होगा, यहाँ पर जो इसकी नली की लंबाई कितनी हो जाएगी, या लेंस से लेंस के बीच का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसको जरा सा अच्छे से नोट कर लीजिए। बहुत छोटी सी बात है, लेंथ ऑफ ट्यूब एफओ, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एफओ, और इस समय पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, चलिए ये इसी से देख लीजिए, इस समय पर क्या हो जाएगा, इसको आप लेंथ ऑफ ट्यूब कितना रखेंगे इस कंडीशन में, वी, देखो ये तो क्या हो गया, मैंने कहा कि इन्फिनिटी पर जब ये जा रहा होगा तब ये क्या हो जाएगा, एट इन्फिनिटी। अगर ये पैरेलल मैं रेस बना दूं, इन्फिनिटी पर ये इमेज बने, तो ये तभी पॉसिबल होगा जबकि ये फोकस पर हो। ये कहां पर हो, फोकस पर हो। तो जब ये फोकस पर होगा तब ये जाकर के इन्फिनिटी पर बच जाएगा जाकर के। तो उस कंडीशन में आपको यहां पर इसकी लेंथ क्या मिल जाएगी, एफई प्लस वीओ। तभी लेंथ कितनी हो जाएगी, वीओ प्लस एफई, इतनी यहां पर लेंथ इसकी हो जाएगी माइक्रोस्कोप के लिए। देख लीजिए, अब मैं आपसे बात कर रहा था कि दूसरे केस की, कि व्हेन द फाइनल इमेज बाय आई पीस इज फॉर्म्ड एट डी। अब जब दूसरी कंडीशन लगा रहा हूं, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, image is formed at d distance पे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है। तो उसमें आपको सिर्फ इतना कर देना है कि इसमें
1 ऐड कर देना है। याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस टी अपॉन एफ, इतनी बात कर दीजिएगा। और एफ क्या है, बल्कि ये कितना हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। आई पीस के लिए चलते हैं यहाँ पर। तो ये दोनों कंडीशंस में मैंने आपको जो बताया है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। ओके, अब चलिए आगे चल रहे हैं। अब इसमें हम टेलीस्कोप की बात लेना चाह रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि कहीं कोई बात मिसिंग ना हुई हो। तो चलिए टेलीस्कोप के केस को भी हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी कुछ ऐसे ही है। तो सबसे पहले, अच्छा ये आपको बताना था बेटा, एक इसमें बात देखिए अभी यहाँ पर, ये तो फाइनल इमेज जब बन रहा था कहाँ पर, इन्फिनिटी पे, तब तो ये था वी ओ प्लस एफ ई। और अगर फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा था, इन्फिनिटी पे नहीं बन रहा था, तो यहाँ पर फिर तो वही आएगा वी ओ प्लस यू ई। तब वहाँ पर वी ओ प्लस यू ई, जबकि इमेज यहाँ पर डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा था। इन्फिनिटी पे बनेगा तो एफ ही रहेगा, अदरवाइज यू ही यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने देखना है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के भी बारे में आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर एक तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और दूसरा आप लोग यहाँ पर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी देखेंगे। वही जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बस मैग्नीफाइंग पावर ही देखना है सभी के केस में। ओके, तो चलिए करते हैं टेलीस्कोप्स। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हम लोग टेलीस्कोप में बस याद रखिए जो ऑब्जेक्टिव होता है वो तो भाई बड़ा होता है ना, वो तो बड़ा होता है। आई पीस उसमें छोटा होगा। तो और यहाँ पर 3 तरह के जो मैंने आपको टेलीस्कोप बताए हैं, उनमें सबसे पहले हम लेंगे तो टेलीस्कोप में सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल। सबसे पहले कौन सा ले लेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल लेंगे। देखिए, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में सिंपल सा आप लोगों ने भाई फिगर इसका बनाए हम आपको, तो आप समझ लीजिए कि ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है और प्रिंसिपल एक्सिस, इन्फिनिटी से आने वाले रेज यहाँ पर देख रहे हैं, छोटा सा इमेज फोकस पर बना रहे होते हैं। इन्फिनिटी से आने वाले रेज है ना, ये छोटा सा इमेज यहाँ पर फोकस पर बना रहे हैं, एफओ भी देख पा रहे हैं। और बाकी काम वही हो जाएगा। ये यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आई पीस है, उसके लिए ये यहाँ पर फोकस के अंदर है, सो दैट ये यहाँ पर इस तरफ को डाइवर्जन हो रहा है, तो पीछे प्रोड्यूस करने पर इसका इमेज आपको ये फाइनल इमेज आपको यहाँ पर मिल पा रहा है। ठीक है, तो पहला इमेज कहाँ पर बना आकर के, फोकस पर बना, जो कि यहाँ पर जो इन्फिनिटी से आने वाले रेस फोकस पर मीट कर रहे हैं और वो इसके फोकल लेंथ के अंदर आ गया, तो इसके लिए यहाँ पर फाइनल इमेज ये बना रहा है। तो अब इसमें भी देख लीजिए, ये तो आपका हो गया, इसके लिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, यूई हो गया, और ये यहाँ पर आपको तो ठीक है। अब इसमें आपको सिंबॉलिक डायग्राम मैंने छोटा सा बना दिया है, क्योंकि पूरा डायग्राम बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी आपको इसके केस में भी मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, और मैग्नीफाइंग पावर के लिए हम आपको सीधा फॉर्मूला बता देते हैं। ये देखिए, मैग्नीफाइंग पावर इसका कितना होगा,
माइनस टाइम्स लगा देंगे साइन, यहां पर ध्यान दीजिए, FO अपॉन UE, ये लगा देंगे इसके लिए, है ना। और अगर यहाँ पर फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी हो जाए तो फिर वही बात है कि हम यहाँ पर UE को क्या कह देंगे, UE को कह देंगे FE कह देंगे। तो कंडीशन लगा दीजिए कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर माइनस FO अपॉन FE हो जाएगा, ठीक है, ये नोट कीजिए। अब यहां पर दूसरी बात है कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टिंक्ट विजन D, दैट इज, तो देखिए is formed at distinct vision T। तो इस केस के लिए आपको यहां पर जैसा वहां पर कर रहे थे बस वही चेंज करना है। ये कुल मिलाकर के कितना मिल जाएगा आपको, माइनस FO अपॉन FE, तो वो रहेगा ही रहेगा, बस इसमें इतनी बात और आ जाएगी, वो जो मैं आपको 1 प्लस D अपॉन जो बता रहा था, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस FE अपॉन D। ये चीज इस केस में आप लोगों को याद रखनी है। और लेंथ ऑफ ट्यूब कितना हो जाएगा, FO प्लस UE, लेंथ कितना हो जाएगा, FO प्लस UE का यहां पर जो आप लोग देख रहे हैं ये नेगेटिव साइन वहीं नहीं ले लेंगे, गलती करेंगे, तो ये मॉड वैल्यू इसका रखा जाएगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पर लेंथ निकालनी है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन थोड़ी ना यूज करेंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड UE के लिए लिख रहे हैं। तो एक तो आपको ये जो मैंने बात बताई है, इससे रिलेटेड अब आपके पास में दूसरे तरीके का जो टेलीस्कोप है उसको आप लोग यहाँ पर ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि ये सारे टेलीस्कोप हैं जिनमें कि ये मेन बात जो मैंने मैग्नीफाइंग पावर की बताई आपको वही इम्पोर्टेंट थी। अब देखिए आगे हम लोग यहाँ पर एक और टॉपिक लेने जा रहे हैं, क्योंकि उसको भी करना है, डिफेक्ट्स ऑफ विज़न, इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। तो इसके बारे में आप लोगों को जो अपने पिछले क्लास में आइडिया है, मेनली 3 तरह के डिफेक्ट आप लोगों ने देखे हुए हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस्बायोपिया जो देखा हुआ है। तो उनमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मायोपिया की ही बात करेंगे। तो चलिए, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो सबसे पहले मायोपिया का केस आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसी को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इमेज क्या हो रहा होता है, रेटिना के पहले बन रहा होता है। तो डिस्टिंक्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो दूर पर है चीज़ें, उनको ठीक से ना देख पाना, जैसा कि क्लासरूम में बच्चे पढ़ाई के लिए बोर्ड को देखने में दिक्कत महसूस होती है, दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं दिखाई देता है जिन्हें, उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर मायोपिया कहते हैं। और इसका नाम जो उल्टा आपको समझ में आ रहा है, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या हो गया कि ये जो इमेज दूर से आ रही हैं ये रेटिना के पहले ही मिल जा रही हैं। तो इसका भी छोटा सा एक यहाँ पर हम आपको सिंबॉलिक डायग्राम दिखला दे रहे हैं। वो ये देखिए इस तरह से है, ये यहाँ पर सपोज आपका ये लेंस है
आपका, और ये पैरेलल आने वाले रेज, ये जो पैरेलल आने वाले रेज हैं, ये बच्चों क्या हो रहा है, ये देखिए रेटिना के पहले ही फोकस हुए जा रहे हैं, रेटिना के पहले ही मिले जा रहे हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस का नाम भी दे देते हैं। तो यहाँ पर ये, अब इसको किस तरीके से इस डिफेक्ट को आप दूर कर सकते हैं, तो मोटी सी बात है कि ये अगर यहाँ पर कोई डाइवर्जिंग लेंस लगा दें तो ये यहाँ पर से रेज थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे, तो जा करके आगे रेटिना पर ही ये मिल जाएंगे। तो अभी आप देखिए, ये जो यहाँ पर रेज आ रहे थे, ये हमने यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस यूज कर दिया, तो रेज थोड़ा सा क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया, और अब जा करके क्या होंगे, रेटिना पर फोकस हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर, ये इसको, इस प्रॉब्लम को दूर करने का तरीका आप लोग जान रहे हैं ना। इसके बारे में अगर आप और भी थोड़ा सा कुछ देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा दूसरा हमारे पास होता है लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो देखिए जरा सा, हाइपरमेट्रोपिया, या इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, लॉन्ग ये यहाँ पर लॉन्ग साइटेडनेस, इसको आप लोग जान रहे हैं। तो देखिए जरा सा, इसमें भी आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि एक्चुअली पास की चीजें नहीं, इसमें यहाँ पर दूर के डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिखलाई दे रहा है, यहाँ पर पास की चीजें नहीं दिखलाई दे रही, दैट इज रीडिंग में प्रॉब्लम जैसे आ रहा है। तो उस केस में यहाँ पर एक्चुअली इसको लॉन्ग मैंने शब्द इसलिए लिख दिया क्योंकि रेज कहाँ पर, आफ्टर रिफ्रैक्शन, देखिए ये जो रेज मिल रहे थे, ये रेटिना के थोड़ा सा आगे जा करके, इसीलिए तो इसको लॉन्ग बोल दिया गया है, देख रहे हैं। और इसमें क्या है कि पास की चीजें, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखलाई देते हैं क्लियरली। तो इसको दूर करने के लिए क्या आप तरीका अपनाएंगे, यहाँ पर एक कन्वर्जिंग लेंस यूज कर देंगे। ये रेज जो हमारे आ रहे थे एक्चुअली ये और पहले कन्वर्ज हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग एक कन्वर्जिंग लेंस यूज कर देंगे। तो ये थोड़ा सा पहले ही अंदर की तरफ को कन्वर्ज हो जाएंगे और इमेज कहाँ पर, रेटिना पर जाकर के मिलेगा। आप कहेंगे कि सर की ड्राइंग तो खराब है, ऐसा जरूर इसमें पर लग रहा है, ठीक है, बट ठीक है। तो इसके लिए क्या तरीका है, कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे, और इसमें केस में डाइवर्जिंग, दूर की चीजें नहीं दिखलाई देती हैं, नाम है इसका शॉर्ट साइटेडनेस, पहले ही रेटिना के इमेज बन जा रहा है, फोकस हुआ जा रहा है, यहाँ पर रेटिना के पीछे जा रहा है इमेज, लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया कह देते हैं। और इसे पास लाने के लिए इमेज को कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस यूज कर दिया जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं प्रेसबायोपिया भी होता है, जो कि एज बढ़ने के साथ साथ में आता है। इसमें दोनों तरीके की परेशानियां होती हैं, तो इसको बस रिमूव करने के लिए सेपरेट लेंसेज यूज़ करने पड़ते हैं। ओके, तो ये हमारा इसमें बस ये मेनली बातें पूछी जाएंगी। और अभी इसके बाद हम आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं बच्चों, जिस पे आपको ज़रूर फोकस करना है, वो है रेनबो। रेनबो के फॉर्मेशन में बस इतनी, देखिए इसको आपने
स्टडी करना पड़ेगा, इसका रे डायग्राम समझना पड़ेगा। एक्चुअली पहली बात तो कंडीशन क्या है कि सन हमारे बैक साइड में होना चाहिए या बैक हमारा सन की तरफ होना चाहिए। और ऐसे में क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब पानी बरसता है उसके बाद में एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो उन पे जब लाइट पड़ती है तो यहाँ पर लाइट पड़ने पर 3 थिंग्स सामने आते हैं जो जिनकी वजह से यहाँ पर रेनबो बन रहा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। तो देखिए अभी क्या है कि 3 थिंग्स मैंने जो बताए, इसमें 3 बातें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो ड्रॉपलेट्स हमारे बहुत सारे हैं उनमें जब लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने पर क्या होता है, रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी हो रहा होता है और डिस्पर्जन भी हो रहा था, अपने अपने कलर्स में टूटता है। तो एक छोटी सी बात मैं आपको अगर इस पे दिखला पाया तो ये देखिए, ये ड्रॉपलेट को थोड़ा सा बड़ा साइज हम लेकर के आपको दिखला पा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जब ये रे इस में जाता है और अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका वॉयलेट और रेड कलर में टूटेगा ही। तो ये जो देख रहे हैं और भी तमाम से होंगे, सारे कलर्स में डिस्पर्जन भी हो रहा है। तो अभी देखिए ये यहाँ पर और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, तो ये नॉर्मल की तरफ में ये यहाँ पर टर्न हो जाता है। अब यहाँ पर पढ़ने के बाद क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है ये यहाँ पर। तो पहला मैंने बताया क्या, रिफ्रैक्शन विद डिस्पर्जन, और दूसरा मैंने क्या कहा यहां पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड द थर्ड थिंग इज अगेन रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन हो करके ही तो यहाँ पर देखिए फिर से क्या होता है कि रे डेंसर से रेयर में जा रहा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हो सकता है कि डायग्राम बहुत अच्छा न बना हो, लेकिन मैंने आपको बात समझाने की कोशिश की है कि पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन हो रहा है, कलर्स में टूटा। और भी एक कलर में मुझे आपको यहाँ पर दिखलाना है ना, ये भी यहाँ पर। और इसके बाद में क्या हो रहा है, इसके बाद में यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा था ड्रॉपलेट से, और उसके बाद में क्या है कि बाहर ये निकलता है। तो वॉयलेट कलर और रेड कलर अलग अलग यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आपको बताएं कि जब आपने रेनबो देखा होगा तो रेनबो में आपको एक तो ब्राइटेंड रेनबो दिखलाई देता, उसी के पास में थोड़ा सा पेंट होता है, हल्का दिखलाई देता है। लेकिन इन दोनों में खास बात क्या होती है, एक तो ब्राइट होता है, प्राइमरी इसको बोल देते हैं, और जो हल्के कलर हल्का सा दिखलाई देता है इसको हम लोग सेकेंडरी रेनबो बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात होती है, कलर्स की बात होती है कि उल्टा हो जाता है, रेड और वॉयलेट के यहाँ पर क्रम बदल जाते हैं। तो सभी के सारे कलर इसी तरीके से। तो रेड वॉयलेट के लिए आप याद रखिएगा कि प्राइमरी रेनबो में रेड कलर क्या हो जाता है, ऑन द टॉप, और वॉयलेट कलर क्या हो जाता है, बॉटम पे आ जाता है। आप इसके लिए वीडियो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन सेकेंडरी में जस्ट उल्टा हो जाता है, टॉप पर क्या हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है, और रेड नीचे की तरफ हो जाता है। ये 3 बातें जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, लौटते समय पर आपको बताएं कि सेकेंडरी में एक खास बात होती है बच्चों, जब सेकेंडरी में 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। कुछ इस तरीके से है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। तो ये देखिए यहाँ पर ये रे जो यहाँ पर जाती है, तो इस समय पर क्या हो जाता है, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और यहाँ पर पढ़ने के बाद एक बार फिर से इसका क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल आ गया। तो अच्छा, इसी तरह से दूसरा भी यहाँ पर कलर ये उसके भी लिए हो जाता है।
और ये यहाँ पर ऐसे करके 2 बार इसका इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा होता है। तो उसकी वजह से ये कलर जब दूसरी बार ये ऊपर पड़ के आता है तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो प्लीज़ ये याद रखिएगा, सेकेंडरी में वॉयलेट टॉप पर होता है, रेड बॉटम पर होता है, और प्राइमरी में टॉप पर रेड होता है और बॉटम पर वॉयलेट होता है। तो इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे एक और छोटा सा टॉपिक। अच्छा, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि यहाँ पर जो इमर्जेंट रे है रेड लाइट के लिए, उसके लिए एंगल कितना होता है, 50 डिग्री होता है। वेयर एज वॉयलेट के लिए ज़्यादा होता है, टर्निंग उसकी ज़्यादा होती है ना, 53 डिग्री होता है उसके लिए, वॉयलेट के लिए। वॉयलेट लाइट इमर्जेस एट एन एंगल 53 डिग्री। एंड रेड के लिए 50 डिग्री और वॉयलेट के लिए 53 डिग्री पर यहाँ पर जब बाहर निकलते हैं तो इतने एंगल पर होते हैं। थोड़ा सा चाहेंगे तो इसके बारे में आप और पढ़ लेंगे। और एक लास्ट भी बात आपको बतानी है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए क्या होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि जो स्काई है ब्लूइश दिखलाई देता है ना, और सुबह और शाम में, तो मॉर्निंग इवनिंग में सनराइज और सनसेट के समय पर क्या होता है, सन रेडिश दिखलाई देता है ना, और आसमान चारों तरफ नीला ब्लूइश दिखलाई देता है। वेयरएज दिन के समय में आपने देखा होगा कि जब सन बहुत करीब होता है, पास होता है, तो उस समय पर आसमान सफ़ेद दिखलाई देता है ना, वाइट। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब लाइट सन से जब चलता है तो उसके जो एटमॉस्फेयर में जब हमारे एंटर करता है तो यहाँ पर तमाम से पार्टिकल्स, इम्प्योरिटीज़ होते हैं, टाइनी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ध्यान रहना चाहिए, पार्टिकल्स का वेवलेंथ लाइट के वेवलेंथ से कम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लाइट ब्लू कलर, वॉयलेट जो होता है, सबसे ज़्यादा इसकी स्कैटरिंग हो जाती है, और रेड कलर जो होता है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, उसकी स्कैटरिंग नहीं हो पाती है इतनी। तो वो रेड, पहले आप ऐसे समझिए, सनसेट और सनलाइट, सनसेट और सनराइज के समय पर क्या होता है, सन हमसे दूर होता है, फार अवे, बहुत दूर होता है ना, इन कंपेरिजन विद क्या इनके दिन के टाइम में। तो शाम को और सुबह में सन दूर होता है, वहाँ से जब लाइट चलती है तो उसको एनफ डिस्टेंस मिल जाता है कि ये स्कैटर करने के लिए। तो ब्लू कलर तो स्कैटर कर जाता है, लेकिन रेड कलर जो होता है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, वो हम तक पहुँच रहा होता है, तो हमें रेडिश दिखलाई देता है। और ब्लू कलर मैंने बताया सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग, तो आसमान नीला दिखलाई देता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़िएगा। दूसरी बात आपको ये बताना चाहूँगा, ये तो मैंने आपको बता दिया स्कैटरिंग के बारे में। अच्छा, अब यहाँ पर अभी मैं एक रिले का फॉर्मूला भी आपको देने जा रहा हूँ, और बादलों का कलर जो है वो वाइट ही होता है। तो वो साइज की वजह से होता है, क्योंकि उनके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका वेवलेंथ जो होता है लाइट के वेवलेंथ से कम नहीं होता है, इसीलिए वो पूरे के पूरे सभी कलर्स को स्कैटर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको बताना है एक रिले का एक छोटा सा, देखिए इसको हम लोग कहेंगे ये यहाँ पर इसके लिए स्कैटरिंग जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है स्कैटर होने के बाद, वो यहाँ पर 4th पावर जो वेवलेंथ है उसका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इंटेंसिटी इज 1/λ⁴। ये स्कैटर्ड जो होता है उसके लिए इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट कह लीजिए इसको, है ना, scattered light. Okay, intensity of scattered light is
1 upon lambda raised to the power 4 is directly proportional to। इसको आप ध्यान रखिए यहाँ पर। तो देखिए जरा सा और आपको बताएं कि जितना लेमडा कम होगा स्कैटरिंग उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगी अगर लेमडा कम है ना। तो मतलब जो इंटेंसिटी है स्कैटरिंग की, तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी अगर लेमडा कम होगा। और आप जानते हैं कि वॉयलेट कलर के लिए सबसे कम लेमडा का वैल्यू होता है, तो उसकी स्कैटरिंग जितना कम होगा ये रेट फैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है ना। तो आप कह सकते हैं कि स्कैटरिंग के ही लिए इंटेंसिटी वर्ड यूज़ किया जा रहा है। तो स्कैटरिंग ज़्यादा होना लेमडा कम होने के लिए है। ये रिले का एक फॉर्मूला है, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए, इन्होंने ही बताया। तो इट वाज ऑल अबाउट, अभी जो हमारे पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये किया है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं हो पाया है, बट डोंट वरी, अगर किसी तरह से मैं बात करूँगा, एक टर्न मुझे किसी तरह से मिल गया तो नहीं कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को एक क्लास इसी तरह से जो आपके पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उन पर मैं भेज दूंगा आपके पास में, उसको आप लोग ऑनलाइन अटेंड कर लेंगे। इसमें टाइम की कोई बात ही नहीं है, जो आपका शेड्यूल है वो इस पर असर नहीं डालेगा। और मैं इसको बना करके आपको पूरी कोशिश करूंगा देने की कि मैं आपको जो पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस हैं किस तरह से पूछे जाते हैं इस चैप्टर पे, उस पे मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा। बच्चों यहाँ पर आपका एक और बात बतानी है कि एक्चुअली जब बहुत कम समय होता है तो हम चाहते तो हैं कि हर टॉपिक को, अगर जैसे रेनबो की ही बात है तो रेनबो के लिए हमें कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट का टाइम जब हम मिनिमम दें तब हम रेनबो को डिटेल में बताएं। लेकिन आपने चूंकि पढ़ा हुआ है, क्लास 12 किया है आपने, 11th किया है, तो आप चीज़ों को जल्दी ग्रास्प कर लेंगे। बशर्ते आप पढ़ेंगे तो ही, रिवाइज करेंगे सब कुछ, आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए इसको हम लोगों ने टाइम को देखते हुए मजबूरी को 3 टर्न्स में इसको टॉपिक को पूरा किया गया है, रे ऑप्टिक्स को और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इतनी सारी चीज़ें ये 3 टॉपिक्स में किया, तो एग्ज़ाम का समय भी एक रिवीजन भी आप लोगों का जल्दी से हो रहा, पहले भी आपने किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, लास्ट ईयर्स के पेपर्स उठाइए, उनको लगाइए और देखिए कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। ओके, तो होप करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत टाइम दिया है, इसका फ़ायदा ज़रूर होगा जिन बच्चों ने भी इतना पेन लिया है। मेरी तरफ से आप लोगों को गुड लक। चैप्टर कीजिए और हमें आप याद करेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के मिलूंगा। ओके, टिल देन गुड बाय।